ऑफिसर 3 सिलेक्शन है अमित के। आरआरबी स्केल 1 ऑफिसर, आरआरबी असिस्टेंट, आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट और अभी आईबीपीएस क्लरिकल। आईबीपीएस क्लरिकल में बैंक कौन सा बंदा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आरबीआई भी दिया है, वो अभी वो वेटिंग लिस्ट में है। ये भी हो सकता है कि आरबीआई भी क्लियर हो जाए। अमित ही अभी आपका एक्सपीरियंस शेयर करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अमित खोस है। तो अभी सभी तो सर और मैम ने बता चुके हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं बता सकता हूँ, तो किसी को डाउट्स होंगे तो बताओ, पूछ लो। सर मॉक टेस्ट का क्या सीन है? मॉक टेस्ट कौन सी भी दो, बट बेस्ट है कि दो मॉक टेस्ट फॉलो करें, प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड। प्रैक्टिस मॉक में कैसे है, जो भी पजल्स रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, और ऑलिव बोर्ड में पजल इजी है। जैसे लास्ट टाइम मैंने ईपीएफओ दिया था, तो एग्जाम में देखिए पजल बहुत हार्ड आ गए थे और मैं ऑलिव बोर्ड ही फॉलो करता था। तो जब पेपर देने बैठा ना, मैं टैकल ही नहीं कर पाया वो पजल। तो बेस्ट है कि ये दोनों कंबाइन लेके चलो। और हाँ, मेन जैसे सर ने बताया कि प्रीलिम्स सबका निकल जाता है, इट्स बेटर कि तुम पहले कंसेप्ट पूरे क्लियर कर लो और मेंस का प्रिपरेशन चालू कर दो। क्योंकि 2021 में मेरे सारे निकल गए थे, सभी के इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं। बट जो कट ऑफ से जो मार्जिन रहता वो मेरे को 2 या 3 रहता था। इसके कारण मेरा इंटरव्यू में इवन मैं 80 मार्क्स लाया हूँ, फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर 65 कट ऑफ था एग्जाम का, तो मेरे को 60-80 मिलता था। तो मेरा गलती ये हुआ है कि मैंने मेंस पे कभी फोकस किया ही नहीं है। मैं प्रीलिम्स में 92, 93 लाते बैठा हूँ, बस मेंस में फोकस ना करने के कारण मेंस कभी क्लियर हुआ है। और जो मार्जिन होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। इस साल मैंने मेंस पे फोकस किया। जैसे मेरे को आरआरबी पीओ में मेरे 20 मार्जिन है, 86 कट ऑफ था, मेरे को 106 है। तो मैंने सीधा ध्यान दिया था कि इस बार अपने को मेंस पे फोकस करना है। और वेन इट कम्स टू आरबीआई असिस्टेंट, जैसे मैंने आरबीआई असिस्टेंट दिया है, मैं आरबीआई में जा चुका हूँ, उन्होंने बुलाया था मेरे को डीबी के लिए। तो आरबीआई असिस्टेंट में मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि प्री बहुत बड़ा मैटर है। प्री सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि बच्चों के प्री नहीं निकलते हैं। 92, 93, 96 कट ऑफ है, सीधी सी बात है। तो मैं सीधा बोलूँगा कि तुम मॉक में एटलीस्ट 90 प्लस लाने का कोशिश करो। देखो, मैं तो आरबीआई असिस्टेंट देने भी नहीं वाला था, बीच में कुछ तभी हुआ था। जब मैं ट्रैवल कर रहा था यहाँ से, तो प्रॉब्लम आ गया था, वो पेपर देते थे। तो मैंने होप छोड़ दिया था कि सेंटर तक पहुँचूंगा भी नहीं। और वो अचानक से बच्चे लोग जाते रहते थे, तो उनको लिस्ट मांगा, लिस्ट मांगा उन्होंने, और मैं वहाँ तक पहुँचा सेंटर तक। मैंने होप छोड़ दिया था। पर जब मैं पेपर देने बैठा, तो मैंने 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किया। मेरे को 96 मार्क्स है प्री में, कट ऑफ मेरा 86 है, कुछ तभी है। वेन इट कम्स टू मेन्स, आरबीआई असिस्टेंट का मेन सबसे ईजी है। बाकी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क से ईजी, एसबीआई क्लर्क से ईजी, आरबीआई असिस्टेंट का मेन्स है। वहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि उनको तुम्हारा जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए। वो दोनों अच्छे रहेंगे तभी वो क्लियर होगा। अब नागपुर का कट ऑफ था 100 सीट्स। हाँ, सीट्स का तो प्रॉब्लम है, तुमको 5 या 10 सीट्स मिलेंगी, उसमें तुमको कम्पीट करना पड़ेगा। अब मेरे टाइम तो अब जब दिया मैं, तो 5 ही सीट थी और हम 10 ही बच्चों को बुलाया था। उस 10 बच्चों में था, चलो सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, मगर चलो आरबीआई तो देख लिया मैंने अंदर से कैसा है। तो बहुत लोगों का है कि आरबीआई देखने को भी नहीं मिलता है। तो हाँ, आरबीआई में है कि तुम प्रीलिम्स पे पहले फोकस करो। और जैसे अभी आरबीआई आ ही जाएगा, तो मेक श्योर कि तुम प्रीलिम्स पे ध्यान दो। क्योंकि जब तुम प्रीलिम्स दोगे और मेंस जाओगे ना, अभी तो आईबीपीएस पीओ को बहुत टाइम है, तुमको पता चलेगा कि आरबीआई का असिस्टेंट का जो मेंस है वो सबसे ईजीएस्ट है। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो 1 गो में तो क्लियर हो जाएगा। आरबीआई के जॉब वन ऑफ द बेस्ट है, सबको पता है, क्योंकि बाकी बैंकों से तो मेरे को मे बी 116 हाँ मेरे को मार्क्स इस बार, और कट ऑफ है 166.05। तो 0.5 से रहेगा, वो मैटर नहीं करता तुम्हारा 0.5 से होगा। फेल है तो फेल हो गया, वो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ता है और आगे पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है। और बाकी था एक बार, जैसे मैम ने बोला, एक गो में अगर तुम्हारे पेपर प्रिपरेशन अच्छा होने के बाद पेपर निकलना चालू हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है और सारे पेपर निकलते हैं। अब बात है इंटरव्यू की। इंटरव्यू का कोई सिलेबस होता नहीं है,
पहली बात मेक श्योर तुम ऐसे जाओ। हाँ, मैं जब आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पे एनपीए का कुछ अलग रूल रहता। हमारे बैंकिंग कमर्शियल बैंक में सरफासी एक्ट रहता, उसके थ्रू सॉल्व होता। और आरआरबी में दूसरा कोई कंसेप्ट रहता, पंचायत थ्रू सॉल्व करना पड़ता। मेरे को पता ही नहीं था। वो बाजू में जब बैठे थे लोग मेरे को वो पढ़ रहे थे, तो उस समय मैं देख लिया था। फिर मैं तो थोड़ा डर गया कि मैं कुछ भी पढ़ के नहीं आया था, ना मेरे को रबी क्रॉप क्या है वो पता था, ना कुछ पढ़ा था। मैं पूरा ब्लैंक था, सच में बता। और मैंने ये सोच लिया था कि अब जो नहीं पढ़ा वो छोड़ दो, अब जितना मेरे दिमाग में वो उतना लेके चल जाऊंगा अंदर। इवन तो मैं लेट हुआ था इंटरव्यू के टाइम, जब मेरे को बुलाया था उन्होंने, तो वॉशरूम चला गया था और वो मेरे को बुला रहे थे अमित कौर से कहाँ पर है। तो मैं तभी भी पैनिक हो गया था और मैं अंदर गया। मैं 3 क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर दिए, वो भी कॉन्फिडेंट बताना कैसा। उन्होंने पूछा था कि मैं नागपुर में आऊंगा तो मेरे को कौन सी सिटी क्या क्या प्लेस घुमाओगे, टूर कराओगे। तो आई थिंक मैंने बोला 0 माइल जो कि सेंटर ऑफ इंडिया है। तो कहाँ पर है बोले, तो मैं सच में बता रहा, मेरे को उस समय याद नहीं आया। मैं सर बोला छत्रपति स्क्वायर छत्रपति स्क्वायर बोला, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तुम हाउ कॉन्फिडेंटली यू आंसर द क्वेश्चन, वो बहुत मैटर करता है। इवन उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैं सच में बता, मैं उसका क्वेश्चन रॉन्ग आंसर किया था। अभी इंटरव्यू में पूछा था कि मेरा आरबीआई असिस्टेंट हुआ था, तुम आरबीआई असिस्टेंट करोगे आरआरबी पीओ। तो मैंने अब तो सब तो जॉब के लिए सभी बोलेंगे आरआरबी पीओ, और उनको भी पता है कि बच्चा आरबीआई असिस्टेंट में जाने वाला है। और फिर उन्होंने मेरे को पूछा था कि आरबीआई असिस्टेंट क्यों नहीं, वो मैटर करता था कि तुम उस समय आंसर कैसे करते हो। मैंने बोला था सर मेरे नाम के आगे जो असिस्टेंट से होने से अच्छा ऑफिसर रहेगा, इट विल बी प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ये बहुत अच्छा आंसर है, टाइम पे तुम आंसर कैसे करते हो वो बहुत मैटर करता है। मैं जब इंटरव्यू दिया हूँ, पता नहीं हमारे बीच में हंसी मजाक हुआ है, मैं ऐसा एम्बियंस बनाता हूँ। इवन LIC HFL में माय फादर इज बिजनेसमैन, मगर लॉकडाउन के कारण वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, अभी वो ना के बराबर है। तो LIC HFL में नहीं गया, शार्क टैंक चालू हो गया था। मेरे फादर की बिजनेस में बेटिंग लगाना चालू हो गई। उन्होंने सर वो मैं फंस गया उनके क्वेश्चन में। उन्होंने बोला था कि तुम जॉब मत करो, बोले तुम्हारा करियर बिजनेस में अच्छा है। उन्होंने मेरे को पूरा कन्विंस किया और मैं कन्विंस भी हो गया। अरे हाँ बोला सर आप तो सही, मैं ऐसे लिटरली बात किया, अरे हाँ सर बोला आप तो सही बात कर रहे हो बोला। तो फिर उन्होंने बेटिंग चालू कर दिया कि इतना तुम्हारे बिजनेस में हम फंड करते हैं। तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम रिजेक्ट किया था कि बोले अमित बोले तू बिजनेस कर बोले रेदर देन जॉइनिंग LIC HFL। तो उस समय वो हो गया था, नहीं तो वो जॉब मिल गया था मेरे को, और वो बिजनेस के कारण वो छूट गया। और सीडपी के इंटरव्यू में मेक श्योर कि तुम एग्जाम वन ऑफ द इजीएस्ट हो, बाकी एक ही एग्जाम देना पड़ता है तुमको। तुम आई थिंक मेरे को पता भी नहीं कि कितने, आई थिंक 40 या 50 मार्क्स का मैथ्स रीजनिंग होता है। तुम फुल स्कोर कर सकते आराम से, बस ईमानदारी से प्रिपरेशन करो। 100 सीट होती है, 200 बच्चों या 300 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तुम सीडपी का एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो। मेरे को लग रहा था कि मैं SBI PO का फ्री दे रहा हूँ सीडपी में। मेरे को 50 का 60 मार्क्स का था, मेरे को मैथ्स में 50 थे, रीजनिंग में 50 थे, इंग्लिश में 45 वगैरह कुछ थे। और जीके में वैसे स्ट्रॉन्ग था मेरा, तो मेरे को 2 डिजिट नंबर मिलते ही था, मैं 20-22 तो मिलते ही था। तो उसका प्रॉब्लम, हाँ जब आया बारी सीडपी के इंटरव्यू का, अब सबसे मेन काम है अगर तुम इंस्टीट्यूशन में आया जा रहे हो, उनका पोर्टल पढ़ के जाओ। हम तो गए नहीं, हम बिना पोर्टल पर बैठ गए वहाँ पे। वो कैसे होता, तो उस समय बहुत सारे मेरे एग्जाम लाइनअप थे, तो उन्होंने फिर पूरा फोकस सीडपी के एग्जाम इंटरव्यू में नहीं किया, पूरे पोर्टल में फोकस करते क्या स्कीम्स है उनके क्या वगैरह वगैरह वो फोकस करते हैं। तो मेक श्योर अब जब सीडपी आएगा तो तुम उसका आफ्टर क्रैकिंग एग्जाम की उसके पोर्टल पढ़ो। अभी EPFO आने वाला है मे बी 19 को, तो उसमें सबसे मेन है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तुमको प्रिसाइज राइटिंग पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिसाइज राइटिंग में मैं पर्सनली जितने भी यहाँ पे बोलेंगे कि तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, मैं नहीं मानता हूँ। जब तुम प्रिसाइज राइटिंग देखोगे उसका, तुम समझ ही नहीं पाओगे पैराग्राफ में लिखा क्या है, और पैराग्राफ तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम ब्रीफली उसको लिख ही नहीं सकते हो।
तो मेक श्योर कि प्रिसाइज राइटिंग पे प्रैक्टिस करो। और बाकी तो हाँ, जीके का बड़े कैसे बैच के बाद भी जीके करंट। हाँ जी, अब देखो मैं अभी एक मेरा भले क्लियर हो गया, मैं अभी भी जीके पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे को आगे के एग्जाम देने हैं। तो मेक श्योर कि जीके में तुम रेगुलर फॉलो करो, कौन सा भी सोर्स फॉलो करो मैं उसको रेगुलर करो। नोट्स बनाना जरूरी है, जैसे सर ने बोला कि नोट्स मैं पर्सनली मैं भी फोन से यूज नहीं करता था, मैं खुद प्रिंट आउट निकालता था और जो भी नोट्स है हाईलाइट करके पढ़ता था, क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता था कि वो पढ़ना बेस्ट है रैदर देन यूजिंग फोन। तो वो किया मैं। स्टडी आई मैं वन ऑफ द बेस्ट सोर्स गौरव गर्ग, उनके पास पता नहीं कहाँ से इतना इन डेप्थ नॉलेज है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं स्टडी आई में। और अफेयर स्लॉट, हाँ अफेयर स्लॉट कैसा रहता है, बहुत वास्ट है, उनको 365 पेजेस पढ़ने पड़ते आफ्टर मंथली, वो मत पढ़ो। बट पर्सनली मैंने स्टडी आई की डेली पढ़ा हूँ, हिंदू रिव्यू आता है 50 पेजेस का है, वो पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ 20 से ऊपर मार्क्स तुमको मिलेंगे। मैं क्लियरली मैं वही दो ही पढ़ा हूँ, एक हिंदू रिव्यू और स्टडी आई। मेरे को हर एग्जाम में 20-22 मार्क है और 20-22 मार्क नहीं आते करंट अफेयर, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा था कि मे बी ओलंपिक्स का जो भी हेड है वो कौन सा स्पोर्ट खेलता है, भाई वो कौन पढ़ेगा। सीधी सी बात है, अपन इतना डेप्थ नहीं पढ़ सकते। तो मेक श्योर कि हिंदू रिव्यू पढ़ो, मंथ के बाद 50 पेजेस का आता है, वो अच्छे से तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। और स्टडी आई को फॉलो करो। और हाँ, सोर्स बहुत है ऑनलाइन, सभी जन मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन देखते हैं, मगर मैं पर्सनली ट्यूशन लगाने का ऑप्शन ये था, ऑनलाइन कोई डाउट्स क्लियर नहीं करो तुम्हारा। तुम कितना भी वो टेलीग्राम पे भेज दो क्वेश्चन कि प्लीज समवन सॉल्व दिस क्वेश्चन वगैरह वगैरह, सबकी अलग अलग टैक्टिक्स रहती है, वो फॉलो मत करो। मेक श्योर कि सर के पास आओ, सर जो भी डाउट्स है हर एक छोटे डाउट्स को सर के पास लेके आओ, तभी तुम्हारे टाइम पे कंसेप्ट क्लियर होंगे। नहीं तो वही तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी जर्नी कितनी लॉन्ग खींचना चाहते हो। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सर ट्यूशन था ऑफलाइन, इसलिए मेरे डाउट्स क्लियर रहे होते थे, और ऑफलाइन ट्यूशन ही नहीं होता तो मेरे डाउट्स वैसे भी क्लियर होने से नहीं रहे। इंग्लिश का तो अपने अपने ऊपर है कि तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और ये मिथ में मत रहो कि हिंदू ही पढ़ना है, तुमको मैं तो पेपर ही नहीं पढ़ा, और पर्सनली मैं पेपर नहीं पढ़ा हूँ। पेपर क्यों पढ़ना है कि वो पैसेज को अंडरस्टैंड कितने अच्छे से करें। उससे अच्छा मॉक दे दो, उसमें भी 6-7 पैसेज पढ़ लो, साथ में तुमको क्वेश्चन भी मिल रहे। तो मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं बहुत कम पढ़ा हूँ। इवन लास्ट टाइम मेरे को रशिया और यूक्रेन के ऊपर तो था, इंटर के पहले जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी वॉर्स वगैरह, उस पर क्वेश्चन पढ़ के जाओ। बेसिक बैंकिंग जरूरी है, अगर आंसर नहीं आए तो नहीं आए, उनको बोल दो पोलाइटली सर नहीं आता, कुछ नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच होंगे, तुम आ करोगे, तो उनको लगता है कि तुम वहाँ पे टाइम बर्बाद करने आए उनका। मैंने पर्सनली मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ था ना, मैं वैसे ही कर रहा था। इंटरव्यूअर बहुत अच्छे रहते हैं, मेरे को तो चॉकलेट भी दिया था उन्होंने और पानी भी ऑफर किया था। पर मेरे जहाँ जब इंटरव्यू देने गया तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहता है। भले मैं सिलेक्ट हुआ नहीं होऊंगा उन एग्जाम में, और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बाकी लोगों को लगता है कि बंदे का सिलेक्शन हो गया है। तो पर्सनली मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो मेक श्योर तुम मेंस पे फोकस करो, क्योंकि मेंस के मार्क्स अपने हाथ में रहते हैं। इंटरव्यू तो आउट ऑफ द सिलेबस रहता है, कुछ भी पूछ लेंगे तुमको। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू।